नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। मछलियों के लिए ठंड के मौसम में तालाब प्रबंधन बेहद जरूरी। घर के कमरे में कर सकते हैं मिल्की और बटन मशरूम की खेती। और पैडी थ्रेसर से धान की गहाई में समय और श्रम दोनों की होती है बचत। राज्य सरकार ने बिहार फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के 7 जिलों के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए नींबू, बेल, आंवला और कटहल की खेती करने पर 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। दरअसल राज्य के इन जिलों में मानसून के दौरान कम बारिश होती है और ऐसे में इन शुष्क फलों की खेती करने से किसानों की आमदनी बढ़ोतरी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को विभाग के वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाड़े के दिनों में मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े किसान भाइयों को तालाबों की देखरेख एवं उसके प्रबंधन की खास जरूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में मछलियां ज्यादा खाना नहीं खाती हैं, जिस कारण उनके मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में मत्स्य पालकों को तालाबों एवं मछलियों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठंड के मौसम में तालाब में पानी की ऊपरी सतह का तापमान निचली सतह से कम होता है, जिस कारण मछलियां तालाब के निचले हिस्से में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। इसलिए मछली पालकों को चाहिए कि वो सर्दियों के मौसम में तालाब में कम से कम 6 फीट तक पानी अवश्य रखें। धूप की किरणों पानी के अंदर नहीं पहुंचने के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे मछलियों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि मछली पालक तालाब में ताज़ा पानी छोड़ते रहें। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में मछलियों में खाने की मात्रा को भी आधा कर देना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में मछलियाँ ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हैं। हमारे यहाँ अलग अलग जलवायु और मौसम के हिसाब से मशरूम की कई किस्मों का उत्पादन किया जाता है। वातावरण में ताप और नमी से मशरूम के उत्पादन पर असर पड़ता है और आज हम आपको बताएंगे कि अभी ठंड के मौसम में मिल्की एवं बटन मशरूम की खेती कैसे की जाए। मशरूम की अलग अलग प्रजातियों का उत्पादन मौसम के अनुसार सालों भर किया जा सकता है। मतलब ये है कि मशरूम से आप पूरे वर्ष मुनाफा ले सकते हैं। मशरूम उत्पादन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे आप घरेलू वस्तुओं के उपयोग से उपजा सकते हैं। अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए मिल्की मशरूम एवं बटन मशरूम की खेती आप कर सकते हैं। इसके लिए आप घर का गीला भूसा में मशरूम के उन्नत किस्म के बीज को मिलाकर खाली कमरे में टांग दिया जाता है। मशरूम उत्पादन के लिए खाद भी आप घर या आसपास में उपलब्ध प्राकृतिक चीज़ों से ही तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसके 20-30 प्लास्टिक बैग भी बना लेते हैं तो आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मशरूम मिल सकता है, जिसे बेचकर आप अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। बस ज़रूरत है मशरूम के उचित देखभाल की। किसान भाइयों, आलू की खेती अगर इसके उन्नत प्रभेद से की जाए तो आपका उत्पादन काफी बेहतर हो सकता है। कुर्फी थार 1, 2 और 3 आलू की नवीनतम प्रभेद है। इसके अलावा कुर्फी ख्याति, कुर्फी पुखराज, कुर्फी अशोक भी आलू के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। इन प्रभेदों की विशेषता यह है कि इन प्रभेदों से आलू की खेती करने में फसल में कंद जल्दी लग जाता है और खेती की संपूर्ण अवधि थोड़ी घट जाती है। इसके अलावा उत्पादन तो बेहतर होता ही है और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। खेती-बाड़ी में कृषि यंत्रों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसकी मदद से किसान भाई फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है पैडी थ्रेशर मशीन। धान की कटाई के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है उसके दाने को अलग करना। पारंपरिक तौर तरीकों से उसे अलग करने में श्रम और समय दोनों अधिक लगते हैं। ऐसे में पैडी थ्रेशर मशीन किसानों के लिए एक बेहद ही उपयोगी मशीन है। इस यंत्र की मदद से 20 से अधिक फसलों की गहाई यानी फसल के दाने को अलग किया जाता है। इस यंत्र की खासियत ये है
कि इससे कम समय और कम लागत में फसल से दाने को अलग किया जा सकता है। पैडी थ्रेशर आधुनिक तकनीक से बने होते हैं, जिस कारण इससे अलग अलग काम एक साथ किए जा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल एवं दाल के ताज़ा भाव। राहड़ दाल 18,000 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 8500 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 8,500 प्रति क्विंटल तथा परिमल चावल 10,500 से 13,500 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राज्य में पछुआ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड की स्थिति फिलहाल ऐसी ही बनी रहेगी, साथ ही मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि की पिछात किस्मों के स्वस्थ पौध की रोपाई की जा सकती है। किसान भाइयों को पर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रति एकड़ 20 किलो यूरिया का छिड़काव करने की सलाह भी दी जाती है। अभी आप देख रहे थे कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरों को खबरें खेती के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, हम आपको कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं और आगे भी देंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, तो आप बने रहे हमारे साथ। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है। कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जोताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया,
KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी हैं। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक किसान भाइयों, पशुओं में कई तरह के रोग होते हैं, उन्हीं में से एक है खुरहा रोग। तो इसकी पहचान कैसे करें, इससे बचाव कैसे करें और अपने पशुओं को कैसे बचाया जाए, इन्हीं बातों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी जी के पास। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अगर आपने अपने यहाँ पशुओं को रखा है तो एक अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो परेशानी देखने में आती है वो है खुरहा रोग की। जी हाँ किसान भाइयों, सर्दियों के मौसम में ये सबसे ज़्यादा हमारे पशुओं को प्रभावित करता है और इससे कैसे हम अपने पशुओं की रक्षा करें, कैसे बचाव करें, इसी के बारे में जो आज का हमारा विषय है वह इसी से संबंधित है कि खुरहा रोग से हम अपने पशुओं का बचाव किस तरह से करें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार चौधरी, जो विशेषज्ञ हैं एवं सह प्राध्यापक भी हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आपको। जैसा कि अभी हमने बताया कि खुरहा रोग सर ये किस तरह से फैलता है हमारे पशुओं में और कितना उनको प्रभावित करता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा है। ये पशुपालक के लिए सरदर्द बना हुआ है जी सर। और इससे बहुत आर्थिक नुकसान होता है पशुपालक को। आज अगर हम लोग बात करें तो 2000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सिर्फ खुरहा और मुंहपका रोग से नुकसान झेलना पड़ रहा है। और पशुपालक की सबसे बड़ी क्या समस्या है, 80% दूध तक इसमें कमी आ जाती है और नुकसान झेलना पड़ता है। ये जागरूक अगर पशुपालक हो जाएं तो इस बीमारी से बचना आसान है। इसको FMD बोलते हैं। F का मतलब होता है फुट यानी पैर, M का मतलब माउथ यानी मुंह और D का मतलब डिजीज यानी बीमारी। ऐसी बीमारी जो खुर में हो जाए घाव, जो मुंह में छाला पड़ जाए, ऐसी बीमारी को आप लोग क्या बोलते हैं? खुरपका मुंहपका बीमारी। गांव घर में चपचपिया के नाम से लोग जानते हैं, बजहा के लोग से नाम जानते हैं। तो इसकी जानकारी अति आवश्यक पशुपालक को होना चाहिए। सबसे पहले पशुपालक भाई इसकी लक्षण के बारे में जान लें, क्योंकि ये बीमारी विषाणु जनित बीमारी है और ये बीमारी संक्रामक बीमारी है, तेज़ी से फैलता है एक पशु से दूसरे पशु में। तो आपको इसको बचाव करना जरूरी है। ऐसे पशु जिसमें बीमारी की लक्षण आपको दिखेंगे तो सबसे पहले तेज बुखार हो जाएगा और तेज बुखार होने के साथ मुंह में छाले पड़ जाएंगे। मुंह में छाले पड़ेंगे और जो खुर वाली पशु हैं, ये बीमारी किस में होती है? गाय में होती है, भैंस में होती है, बकरी भेड़ में होती है। खुर में क्या होगा? दोनों खुर के बीच में घाव हो जाएंगे। अगर ये गंदी जगह पे जहाँ पे कीचड़ वगैरह है तो इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं।
तो अगर खूर में घाव हो गया है, मुंह में छाला हो गया है, तेज बुखार है, तो स्वाभाविक है पशु खाना कम कर देगी। और जब पशु खाना कम कर देगी तो दुर्बल हो जाएगी। जो गाय दूध देती है उसकी दूध देने की क्षमता कम हो जाएगी और धीरे धीरे अस्वस्थ होता मतलब जाएगा। सर, जो पहला जो लक्षण है खुरहा रोग का, Yes. वो सबसे पहला जो लक्षण है वो बुखार है कि मतलब पशु बुखार से ग्रसित हो जाएगा। जी, बुखार होगा, मुंह में छाला पड़ेगा, जी। खूर में ये होगी। जी सर। तो पशुपालक अगर इस लक्षण को देख लिए तो सबसे पहले उसको स्वस्थ पशु से अलग रख देना है। ये बचाव जानकारी है, क्योंकि मैंने बताया कि संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से तेजी से फैलता है। उस पशु को, बीमार पशु को अलग रख दें। ऐसा ना करें कि खुले गांव में छोड़ दिए, किसी तालाब में पानी पीने के लिए चला गया अस्वस्थ पशु, तो पूरे तालाब के पानी को दूषित कर देगा। जितना स्वस्थ पशु पिएगा सारा का सारा बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए उसे अलग रखना है। अलग रखने के बाद कुछ घरेलू उपचार भी आप कर सकते हैं। आप क्या करें कि आपके पास फिटकरी होता है गांव घर में, 1% फिटकरी का घोल बना दें और मुंह के छाले को 2-3 बार आप पोंछेंगे। अगर खूर में घाव है तो उसमें मक्खी ना लगे, इसका ध्यान रखें। इसके लिए नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं, फेनाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर कीड़े लग गए हैं तो तारपीन तेल का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अगर दवाई ये सर, जो तारपीन तेल का आपने जिक्र किया, तो ये गांव देहात में सर हम अक्सर आमतौर पर देखते हैं कि खूर जो पक जाता है, जब हमारा पशु जो ग्रसित हो जाता है खुरहा रोग से, तो प्रायः जो हमारे किसान भाई होते हैं तो तारपीन का तेल या फिनाइल का ही प्रयोग करते हैं। जी। लेकिन इन सब के अलावे जो जैविक उपचार हो या जो और जो उपचार जो बेहतर हो, तो उन सब जानकारियों से भी हम अपने पशुपालक भाइयों को अवगत कराना पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ही बीमारी देखें विषाणु जनित बीमारी है। क्या मैंने बताया था कि विषाणु जनित बीमारी है। इसके लिए बचाव क्या है? तेज बुखार जब होता है तो बुखार को कम करने के लिए आपको ज्वारनाशी दवा देना पड़ेगा, बुखार को कम करने के लिए। और जितने भी आपका ये ज्वारनाशी दवा है उसमें दर्द की दवा भी है, मिला हुआ है, तो वो आप दवा देंगे। और एंटीबायोटिक में ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दवा का प्रयोग कर देंगे तो आप ये होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा निकटवर्ती पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसके बाद ही दवा दें। लेकिन आपको बचाव का ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। बचाव में क्या करना है कि जो गाय बीमार पड़ गई है उसको अलग रखना है, समझे। लेकिन ये बीमारी ही ना फैले, इसके लिए पशुपालक को सर्वप्रथम टीकाकरण की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। टीकाकरण, जिसकी बछड़े की उम्र 6 माह हो गया उसे पहली बार आप FMD का टीकाकरण लगाएं। और FMD का टीकाकरण कराने के बाद फिर 4 सप्ताह के बाद एक बूस्टर डोज लगा दें। और जब बूस्टर डोज लगा देंगे तब क्या करना है, 6 महीने के अंतराल पे हर बार टीकाकरण लगाने की ज़रूरी है। अब टीकाकरण कब लगाएंगे? गर्म से ठंडे की ओर जाते हैं, इस समय को हम लोग ट्रांजिट फेज कहते हैं। इस समय विषाणु जनित बीमारी तेज़ी से फैलता है। इस समय आप टीकाकरण लगवा लें। किस चीज़ की टीकाकरण? FMD का टीकाकरण अवश्य लगा लें। इसके बाद दूसरी, जो ही आप फरवरी मार्च का माह आएगा, ठंड से गर्मी की ओर प्रवेश करेंगे, उस समय भी ट्रांजिट फेज रहेगा। तो इसीलिए हम लोग पशुपालक को बोलते हैं मार्च के समय दूसरा टीकाकरण लगा लें। जो दुधारू पशु हैं, अगर जो हमारे दुधारू पशु हैं खुरहा रोग से ग्रस्त हो गए, तो हालांकि जो दवा वगैरह है, जो प्राथमिक उपचार है, वो हमारे पशुपालक भाई तो करते ही हैं, लेकिन दुधारू पशुओं का दूध लेना उचित रहता है? उसका दूध निकाला जाएगा कि नहीं? दूध में कोई दिक्कत नहीं होता है। एक्चुअली कितनी जो भी दवा हम लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो उस दवा पे लिखा रहता है कि मिल्क ड्राइंग पीरियड, कि 5 दिन 6 दिन दूध छोड़ देना है, 7 दिन दूध छोड़ देना है औसे के लिए। लेकिन जब भी दूध दूहने वाले जाते हैं तो उनका हाथ साफ होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि संक्रामक बीमारी है, अगर उसका हाथ नहीं होगा, अगर बीमार पशु का दूध दुहा फिर स्वस्थ पशु का दुहेगा तो एक दूसरे से बीमारी फंसेगा। दूध में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और उस दूध को आप बॉयल करके पीते हैं, गर्म करके पीते हैं, वो सुरक्षित हैं। आप दूध निकालने में दिक्कत नहीं है। लेकिन पशुपालक भाई याद रखेंगे, क्या होता है कि इस बीमारी में पशु मरते कम हैं लेकिन बीमारी से कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाती है, क्योंकि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इस समय आप उबाला हुआ खाना उसे देंगे तो शरीर में ताकत बना रहेगा, साथ में मिनरल्स भी देने का कोशिश करेंगे ताकि स्वस्थ रहे। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया कि जो ज़रूरी सावधानियां हैं उनको अपनाकर आप अपने पशुओं का बेहतर ख्याल रख सकते हैं एवं
खुरहा रोग से बचाव बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बतलाया, जिन जिन दवाइयों का जिक्र किया, उन दवाइयों को दे करके आप अपने पशुओं की स्वास्थ्य की बेहतर तरीके से समुचित ढंग से रक्षा कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कैसे जानकारी ही बचाव है पशुओं के खुरहा रोग की। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाइयों, मटर का मौसम चल रहा है। ठंड में मटर की मांग बाजार में बढ़ जाती है। ऐसे में कई पशुपालक किसान भाई मटर की खेती करते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो आपको आज हम बताएंगे कि मटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास। नमस्कार, कृषि दर्शन देख रहे आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, वैसे तो मटर दलहनी फसलों की प्रजाति का फसल है, लेकिन इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। आज हम इसी विषय में विस्तार से बात करेंगे, इसकी वैज्ञानिक खेती के विषय में बात करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताइए कि मटर की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं? किसान भाइयों, मटर की खेती में सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छे बीज का चुनाव। और बीज कहाँ से लें, जहाँ विश्वसनीयता हो, और उस बीज को कब लगाएं, उसका समय क्या हो, इसको ध्यान देने की बात है। अच्छी गुणवत्ता युक्त अगर आप बीज लगाते हैं तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होती है। मटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है सब्जी की। सब्जी वाली फसल में मटर की बात करें तो ये प्रोटीन युक्त सब्जी है, और इसमें अगेती किस्म, इसको किसान भाई हमारे जो है कम अवधि में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अगेती फसल, मध्यमा फसल और पछेती तीनों रूप में जो है इसको जो है खेती करते हैं। 15 नवंबर का समय सबसे उपयुक्त होता है। तो जब अगर हम अगेती किस्म की बात करें तो काशी नंदिनी और अर्किल, इस किस्म का हम प्रयोग कर सकते हैं। मध्यमा में बात करें तो काशी उदय और आज़ाद पीथरी की लगा सकते हैं, और लेट में आज़ाद पीवन लगा सकते हैं, काशी शक्ति लगा सकते हैं। ये बहुत सारी अच्छी किस्में हैं जिसकी खेती करके किसान कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने किस्मों के बारे में बताया, जो कि बहुत अच्छी जानकारी थी, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि मटर के बीज शोधन की कैसे करें और उसकी खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाई हमारे जो है बीज का शोधन राइजोबियम कल्चर 250 ग्राम, 50 ग्राम गुड़ और 500 ml पानी में मिला करके इसको बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, और इससे हम करीब 10 kg बीज में इसको मिला सकते हैं। और मिलाने के पश्चात जो है इसको हम 2 से 3 घंटे छाया में फैला के रखते हैं, जिससे कि वह हमारा राइजोबियम कल्चर है उस हमारे मटर के बीज पे अच्छे से कवर कर ले। क्योंकि होता क्या है कि जब राइजोबियम कल्चर से जब हम बीज को शोधित करके लगाते हैं तो जो उससे जड़ें निकलती हैं उसमें उसकी जड़ों में नोड्यूल बनते हैं अच्छे, जिससे कि वो वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन को क्या करता है, ज़मीन में उसका स्थिरीकरण करता है। इसलिए दलहनी सब्जियों में क्या है कि हमको नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम लगती है। जब हमारे पौधे निकल आते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि खेत में खरपतवार की समस्या उत्पन्न होती है, और उनमें सिंचाई कैसे करें और इन खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करें, इस विषय में हम चाहेंगे कि आप हमारे किसानों को बताएं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मटर को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जब खेत में पलेवा करके खेत की तैयारी करते हैं और जब आप बीज अपने खेतों में लगाते हैं उस समय पर्याप्त नमी रहना चाहिए। और उसके पश्चात जो है जो 40 से 50% जब उसमें फ्लावरिंग के स्टेज में फूल आने की स्थिति होती है तब उसके बाद उसमें हल्की सिंचाई करते हैं। सिंचाई का जो है प्रबंधन इस टाइप से हो क्योंकि उसमें पानी जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि
किसान भाई हमारे अपने खेत में स्प्रिंकलर का प्रयोग करके पानी का छिड़काव करते हैं तो वह पानी जो है मटर की फसल के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि ज़्यादा पानी लगने की अवस्था में मटर में उकठा जैसा रोग और बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा, जिससे उनको नुकसान होगा। तो आवश्यकता अनुसार कम पानी की ज़रूरत है और इसमें जो है स्प्रिंकलर का प्रयोग करें। रही बात खरपतवार प्रबंधन की, तो बीज बोने के 4 से 6 घंटा पूर्व पेंडीमेथिलीन दवा का 1 लीटर 100 लीटर पानी में घोल बना करके अगर अपने खेतों में छिड़काव करके फिर मटर की बुआई करते हैं तो शुरुआत में क्या है कि खरपतवार रुक जाएगा और जब पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होगी तो फिर नीचे खरपतवार उसमें नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से अगर हम प्रबंधन करेंगे तो जो हमारा खरपतवार का प्रबंधन अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि मटर के खेत में कैसे सिंचाई करें और उनका खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे फसल बढ़ते हैं और उनमें फल या लगने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें कई प्रकार के रोग होने लग जाते हैं जिनसे कि हमारी फसल प्रभावित होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे मटर की फसल में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं और किसान भाई उनका उपचार कैसे करें। मटर में सबसे प्रमुख है आर्द्र गलन। इसमें क्या होता है कि मटर जहाँ से जमता है नीचे से ही जैसे वो गल जाता है और लगता है कि उस पौधे को किसी ने काट दिया हो। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि बीज शोधन करना कितना आवश्यक है। बीज शोधन अगर आप किए हैं तो जो है इसके आने के चांस बीमारी के आर्द्र गलन के कम रहेंगे। अगर उसके बावजूद भी आपके खेत में आर्द्र गलन की बीमारी आ गई है तो ऐसे में आप किसी भी फफूंदनाशक दवा जैसे बावेस्टीन को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की घोल से छिड़काव करेंगे, जिससे कि आप अपनी फसल को आर्द्र गलन से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इस तरह की बीमारियां मटर की खेती में आती हैं। इनके प्रबंधन के लिए भी मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम के घोल 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके छिड़काव करें तो इन बीमारियों से हम उसका बचाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज आपने मटर की खेती की संपूर्ण जानकारी हासिल की। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि मटर के उन्नत किस्मों का चयन कैसे करें, उसके साथ ही साथ खेत की तैयारी, सिंचाई और रोग और उनका प्रबंधन, ये सारी जानकारियां हमें दी। इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। हमारे पशुपालक किसान भाइयों और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, तो देखा कैसे पशुओं को खुरहा रोग से बचाएं और साथ ही मटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।